हेलो गाइस, ये बीएससी 6 सेमेस्टर ऑर्गेनोमेटेलिक चैप्टर का एक क्रैश कोर्स है एंड दिस इज मेड फॉर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। अगर तुम अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो देन आफ्टर दिस क्लास यू नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अगर तुम सब कुछ पढ़ चुके हो देन दिस विल बी एन अमेजिंग रिवीजन फॉर यू एंड ऑल्सो तुमको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसका आंसर्स कैसे लिखना है। सो डू वॉच द क्रैश कोर्स एंड इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस आई would really appreciate if you subscribe to the channel. Let's start with today's class. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, अगर तुम कोई स्पेसिफिक टॉपिक देखना चाहते हो तो तुम डिस्क्रिप्शन में जाओ। मैं सारे टॉपिक के पहले उसका टाइम स्टैम्प दिया हूँ। टाइम स्टैम्प में अगर क्लिक करोगे तो तुम डायरेक्टली उस टॉपिक देख पाओगे। लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारे पास दो टाइप का मेटल्स होते हैं, एक है एस ब्लॉक का और दूसरे होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स। इन दोनों में से ट्रांजिशन मेटल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और तुम लोग लकी हो क्योंकि तुम्हारा सिलेबस में तुमको सिर्फ 3D सीरीज का ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री पढ़ना है। सो तुमको 3D सीरीज का सारे एलिमेंट, सारे मेटल याद रखना पड़ेगा क्योंकि इफ यू डोंट रिमेंबर दिस यू कैनॉट अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, EAN रूल। ऑल्सो तुम लोग ये नहीं मतलब स्ट्रक्चर बना नहीं पाओगे VBT थ्योरी से जो कि तुम्हारे सिलेबस में है। इसलिए तुमको सारे एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज याद होना चाहिए बाय देयर एटॉमिक नंबर। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, टाइटेनियम का होता है 22, वेनेडियम का होता है 23, क्रोमियम का होता है 24, मैंगनीज का होता है 25, आयरन का होता है 26, ओके, कोबाल्ट का होता है 27, निकल का होता है 28, कॉपर का होता है 29 एंड जिंक का होता है 30। ओके, ये सारे याद कैसे रखोगे? मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ जिस ट्रिक से तुम इसे याद कर पाओगे पूरा सीरीज। तो मैं लिखता हूँ शक्तिवान, नॉट शक्तिमान, ओके, शक्तिवान करे मना फिर कौन बचाए कुएं से जान। शक्तिवान करे मना फिर कौन बचाए कुएं से जान। इफ यू रिमेंबर दिस देन ये ट्रिक तुम यूज कर सकते हो ये सीरीज याद रखने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, शक्तिवान, राइट। सो शक्तिवान से SSC जो है शक, ये आता है स्कैंडियम। TI जो है वो होता है टाइटेनियम, ओके। और ये जो V है, सॉरी यहाँ पे मैं, जो TI है वो होता है टाइटेनियम, जो V है वो होता है वेनेडियम, ओके। करे, कर, दैट होता है क्रोमियम, मना दैट होता है मैंगनीज, फिर होता है Fe, कौन, कौन, राइट, होता है कोबाल्ट। ये को होता है कोबाल्ट एंड जो N है वो होता है निकल, ओके। बचाए एक्चुअली कुछ नहीं होता, बस सेंटेंस बनाने के लिए हम बचाए यूज कर किए हैं। कुएं, कु होता है कॉपर और जान, जान होता है जिंक, ओके। तो शक्तिवान करे मना फिर कौन बचाए कुएं से जान। इफ यू रिमेंबर दिस यू कैन रिमेंबर 3D सीरीज। अगर 3D सीरीज तुमको याद आ गया विद इट्स एटॉमिक नंबर, तुम ऑर्गेनोमेटेलिक के कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ऑल राइट, कोई भी क्वेश्चंस आई मीन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड में जहां एक मेटल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड है उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। The definition what you should write is an organometallic compound is defined as one that possesses a metal and carbon bond. That's it. Very simple, right? अब हम जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड टाइप। ये तुम्हारे सिलेबस का एक टॉपिक है एंड क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम दिस। तो अगर मैं ये मेजर क्लासिफाई करूं तो मेजर क्लासिफिकेशन होता है आयोनिक बॉन्डिंग ऑफ OMC और होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग ऑफ OMC। आयनिक बॉन्ड होता है और कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जब कोवेलेंट बॉन्ड है इसमें फिर से 3 पार्ट हैं कोवेलेंट बॉन्ड का। एक है सिग्मा टाइप बॉन्डिंग, दूसरा है पाई कोवेलेंट बॉन्ड एंड तीसरा है सिग्मा एंड पाई, ओके। ये तीनों क्या है हम समझेंगे एक एक करके। तो पहले समझते हैं आयनिक बॉन्डिंग। सो अगर इन आयनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता क्या है, हमारा मेटल और हमारा लिगेंड्स दोनों आयन होके रहते हैं। जैसे कि यहाँ
इफ आई ड्रॉ दिस, ये क्या है, PH3C माइनस Na, PH3C माइनस Na प्लस। ओके, ये होता कैसे है, C माइनस, यहाँ पे तीन फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तीन फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ओके, C माइनस और Na प्लस एटम आयन है। तो दिस इज ए आयोनिक, दे हैव ए आयनिक बॉन्ड बिटवीन देम। यहाँ पे एक आयनिक बॉन्ड है, मैं इसे आयन के हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस मॉलिक्यूल इज ए आयोनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिमिलरली मैं अगर Cp2Ca तुम्हारे लिए ड्रॉ करूं तो कैसे होगा ये, Cp एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक लिगेंड होता है, इसका नाम होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोपेंटाडाइनाइल। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी इसी क्लास में ही। मैं इसे ड्रॉ करता हूँ, ये होता है ऐसे, और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो Cp एक आयन होता है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन। ओके, एनायन होता है। यहाँ पे मैं Ca लिख सकता हूँ, Ca क्या होता है, +2। तो यहाँ पे और एक Cp रहेगा, क्योंकि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे और एक Cp रहेगा, ऐसे करके यहाँ पे भी एक माइनस है, सो -1 एंड -1 तो -2, Ca का +2। तो ये भी एक आयोनिक बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और इसे हम सैंडविच कंपाउंड भी कह सकते हैं, क्योंकि ऊपर एक Cp लिगेंड, नीचे एक Cp लिगेंड, और बीच में है हमारा कैल्शियम आयन। ऑलराइट, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नॉर्मली मेटल्स, हमारा अल्कली अर्थ मेटल और अल्कलाइन अर्थ, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ बनता है, जैसे कि हमारा एस ब्लॉक का मेटल्स में से बनता है। ऑल्सो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड्स इसे बनाते हैं। ओके, ये कंपाउंड्स कलरलेस होते हैं और ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं। क्यों एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये आयन बन सकते हैं इजिली। अगर इजिली आयन बन सकते हैं तो इजिली रिएक्ट कर सकते हैं। ये नॉन वोलेटाइल सॉलिड होते हैं, तो उड़ नहीं जाते जल्दी, और ये ऑर्गेनिक सॉलिड में इनसॉल्युबल होते हैं। ओके, ये याद रखो, ये एग्जाम्पल लिख लेना एंड स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर लेना, तुमको पूरे मार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट, कोवेलेंट बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। नॉर्मली क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक्सप्लेन। ओके, तो वहां पे तुमको लिखना पड़ेगा कोवेलेंट बॉन्डेड ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सॉरी नॉट ऑर्गेनिक, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड तीन टाइप के होते हैं। एक है सिग्मा बॉन्डेड, पाई बॉन्डेड एंड सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। तो पहले हम सिग्मा बॉन्डेड के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। वो क्या होता है कि हमारे मेटल और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड रहता है। इफ मेटल इज अटैच्ड विद कार्बन, बॉन्डेड विद द कार्बन विद अ सिग्मा बॉन्ड, तो हम उसे कहते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लाइक इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सी RMgX, ये है सिग्मा बॉन्ड, वेरी सिंपल राइट। लाइक R2ZN, ये कैसे होता है, RZNR, ये है सिग्मा बॉन्ड। और Al2CH3 6, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, डाइबोरेन के जैसे होता है राइट। कैसे होता है, AlCH3, AlCH3, CH3, CH3, CH3 and CH3। So count the number of CH3, 1 2 3 4 5 6 and 2Al। ये डाइबोरेन के टाइप दिख रहा है ना, तो ये एक डाइमर होता है। और यहाँ पे भी तुम अगर देखोगे तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि एल्यूमिनियम मेटल है और यहाँ पे ये C जो है कार्बन है, तो मेटल कार्बन के बॉन्ड है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो तुम ये लिख सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, और इसका स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो फॉर गेटिंग बेटर मार्क्स। ऑलराइट, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट, वो है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम किसे कहेंगे, जहां पे मेटल और लिगैंड के बीच में एक पाई बॉन्ड है। ओके, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं अगर दिखाता हूँ कोई एग्जांपल। अगर मेरे पास इथीन है राइट, CH2 CH2, तो अगर ये मेटल के साथ जुड़ता है, अपने पाई बॉन्ड देता है मेटल को, देखो यहाँ पे CH2 CH2 अपना पाई बॉन्ड दे रहा है मेटल को। ओके, तो ये होता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे कि जिसेस सॉल्ट, फेरोसिन, ये तुम्हारे कोर्स में है। ओके, जिसेस सॉल्ट कैसे दिखता है, PtCl Cl Cl CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये पाई बॉन्ड से Pt को इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो ये होता है एक पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसका नाम क्या है, जिसेस सॉल्ट। ओके, एंड उसके बाद होता है फेरोसिन। फेरोसिन क्या होता है, Fe, और दो Cp लिगैंड रहते हैं यहाँ पे,
पर अभी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, ये बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड, वो भी पाई कोवेलेंट बॉन्ड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो यहाँ पे मैं अगर जब जब गोल दिखा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, ये रेजोनेंस में है, राइट, ये रेजोनेंस में है। तो रेजोनेंस में है मतलब इस सारे पी ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे सारे कार्बन में इक्वल अमाउंट में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेसिकली। तो यहाँ पे मैं जब दिखाता हूँ बॉन्डिंग, मैं इस रिंग जो है, रिंग जो ड्रॉ किया हूँ, रिंग में से दिखाता हूँ, ओके। ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये रिंग में जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब आयरन को आ रहे हैं, ओके। और रिंग में कौन सा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए होता है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑलराइट, तो जब पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के तुम पहले डेफिनेशन लिख सकते हो और फिर एग्जांपल देके ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये कैसे कंपाउंड होता है, अगर हमारे पास मेटल अगर हमारे पास मेटल एंड कार्बन है, लिगेंड है कुछ भी जिसमें कार्बन है, तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और वो सिग्मा बॉन्ड नॉर्मली लिगेंड से मेटल की तरफ आता है, मतलब लिगेंड मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। और एक पाई बॉन्ड होता है जिसमें मेटल कार्बन को इलेक्ट्रॉन देता है, और इसे हम कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग, ओके। तो एक सिग्मा बॉन्ड भी है और एक पाई बॉन्ड भी है। इस तरफ ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्लासिफाई करते हैं। दिस जो हम अभी पढ़ेंगे मेटल कार्बोनिल्स, सब इस क्लासिफिकेशन में आते हैं। अगर मैं NiCO4 ड्रॉ करूं तुमको, NiCO4, बस एक में CO दिखा रहा हूं NiCO4 का, तो ये CO निकेल को सिग्मा बॉन्ड देता है, और निकेल अपने फील्ड d ऑर्बिटल से कार्बन कार्बन का पाई स्टार ऑर्बिटल को, विल सी दिस इन मोर डिटेल्स, कार्बन का पाई स्टार ऑर्बिटल को पाई बॉन्डिंग देता है, ओके, पाई बॉन्डिंग। तो ये होता है पाई बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे दोनों दोनों हो रहा है, सिग्मा बॉन्डिंग में एंड पाई पाई बॉन्डिंग भी, इसलिए हम कहते हैं इसे सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तुम इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो, एंड दैट विल बी एनफ। NiCO ऐसे होता है, ओके, टेट्राहेड्रल शेप का होता है NiCO4। तो ये ड्रॉ कर सकते हो। FeCO5 होता है लाइक दिस, CO 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 CO, ये ट्रायंगुलर पिरामिडल बाई पिरामिडल होता है, ओके। अगर तुम सोच रहे हो ये स्ट्रक्चर्स मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम भी ड्रॉ कर सकते हो इस क्लास के बाद। इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग इन दिस क्लास, तुम भी इजीली ये सब ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि मैं तुमको बताने वाला हूँ VVT के थ्रू से हम कैसे इजीली ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है। ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ हेप्टासिटी। और ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, जैसे कि हेप्टासिटी क्या है और क्लासिफिकेशन हेप्टासिटी के थ्रू में कैसा होता है। सो बेसिकली हेप्टासिटी होता क्या है, अगर हमारे पास एक मेटल है, तो हमारे पास जो मेटल है, लिगेंड का कितने कार्बन से जुड़ा है, वो होता है उसका हेप्टासिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे एक बॉन्ड दे दूं मैं, ओके, CH2 एंड CH, तो यहाँ पे मेटल मेरे लिगेंड का, ये मेरा लिगेंड है, लिगेंड का बस एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये होगा एक मोनोहेप्टोलिगेंड, ये लिगेंड हो जाएगा अभी मोनोहेप्टोलिगेंड, ओके। मोनोहेप्टोलिगेंड मतलब ईटा 1 में लिख सकता हूँ इन दिस केस, ओके, इट्स मोनोहेप्टोलिगेंड। सेम सेम थिंग कैन हैपन फॉर दिस सेम लिगेंड CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अभी मेटल से ऐसे जुड़ा है, तो ये पाई बॉन्ड से आ रहा है, राइट। और ये जो पाई बॉन्ड से आ रहा है, ये सेम थिंग, इसे मैं और एक तरह से लिख सकता हूँ ऐसे, CH2 CH2M, ओके। मैं दोनों कार्बन से मेटल को कनेक्ट करके दिखा सकता हूँ, ये दोनों सेम है। इसका अगर पाई बॉन्ड से मैं दिखा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मेटल ये दोनों कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस केस में मेरा लिगैंड क्या हो जाता है, ये डाईहेप्टोलिगैंड हो जाता है, और डाईहेप्टोलिगैंड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल है, इसे हम कहते हैं ईटा, ओके, ईटा। एन को बस थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बढ़ा दो, एन को थोड़ा यहाँ पे लंबा कर दो, ओके। तो ये हो गया हमारा डाईहेप्टोलिगैंड। अगर मैं ट्राईहेप्टो का बात करूं, तो मैं लेता हूं मेरा एलाइलिक लिगैंड, एलाइलिक रेडिकल यहाँ पे है, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ।
तो मैं अगर M यहाँ पे लिखूं, ये CH2 यहाँ पे माइनस है, ओके, तो ये माइनस साइन मैं C पे लेता हूँ क्योंकि कार्बन के ऊपर ये माइनस साइन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस मेटल में इस पाई बॉन्ड से आएगा। अगर ये पाई बॉन्ड से आया इसका मतलब क्या है, इन दोनों कार्बन से मेटल कनेक्टेड हो गया। और यहाँ से भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ इस कार्बन के ऊपर है, तो बस इस कार्बन का हम काउंट करेंगे। तो एक, और सिंस ये पाई बॉन्ड से आ रहा है तो ये दोनों, तो तीन। तो ये हो गया ईटा 3। ईटा 3 मतलब ट्राईहेप्टो लिगैंड। ऑलराइट, अगर मैं एक टेट्रा ब्यूटाडाइन लेता हूँ और मेटल लिखता हूँ, तो मेटल में यहाँ पे इस डबल बॉन्ड से भी आ सकता है, इस डबल बॉन्ड से भी आ सकता है। तो इस डबल में आया मतलब ये दोनों कार्बन मेटल से कनेक्टेड हुआ, और यहाँ पे आया तो ये दोनों कार्बन मेटल से कनेक्टेड हुआ। तो ये बन गया मेरा टेट्राहेप्टो। इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ईटा 4 से। ओके, और पेंटाहेप्टो, मेटालोसिन में क्या होता है, मेटालोसिन जैसे फेरोसिन में मैं सीपी लिगैंड लेता हूँ। सीपी लिगैंड बहुत इंपॉर्टेंट लिगैंड होता है हमारे ऑर्गेनोमेटिक केमिस्ट्री में। इसे तुम बहुत अच्छे से पता है, मतलब बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ये होता है मेरा सीपी लिगैंड। मैं अगर यहाँ पे एक मेटल लेता हूँ, मैं Fe ले लेता हूँ, ये मेटल बस लिखता हूँ जनरल। ओके, तो यहाँ से अगर मेरा ये ऐसे कनेक्टेड है मेटल से, ये पाई बॉन्ड दे रहा है, ये पाई बॉन्ड भी आ रहा है, और यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी आ रहा है। ओके, तो कितने कार्बन्स कनेक्टेड है मेटल से, ये पाई बॉन्ड मतलब ये दोनों कार्बन कनेक्टेड हो गए, ये पाई बॉन्ड से आ रहा है तो ये दोनों कार्बन भी कनेक्टेड हो गए, और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर है वो भी दे रहा है, तो ये भी कनेक्टेड हो गया। तो टोटल पांचों कार्बन इस मेटल के ऊपर कनेक्टेड हो गए। ऑल राइट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ईटा 5। इसीलिए हम इस सेम चीज को लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि जब मैं डिलोकलाइजेशन रिंग दिखा देता हूं इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पांचों कार्बन में इक्वल अमाउंट में है। और मैं जब डिलोकलाइज्ड रिंग से मैं दिखाता हूं m को इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब होता है कि पांचों कार्बन m से कनेक्टेड है। जैसे मैं डबल बॉन्ड से अगर दिखा रहा था m को, तो दोनों कार्बन कनेक्टेड है ऐसे, यहाँ पे जैसे दिखा रहा था मैं m, तो दोनों कार्बन कनेक्टेड है। अगर मैं पाई बॉन्ड से दिखा रहा हूँ, जैसे अगर डिलोकलाइज्ड रिंग से दिखाता हूँ, सारे कार्बन कनेक्टेड है। ऑल राइट, तो ये तो हो गया ईटा 5। तो अगर मैं ईटा 6 दिखाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं दिखा सकता हूँ बेंजीन से। तो अगर मैं बेंजीन रिंग है मेरे पास, डीलोकलाइज्ड बेंजीन रिंग, यहाँ पे मैं मेटल दिखाता हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, डीलोकलाइज्ड मतलब 6 कार्बन, ऑल द कार्बन ऑफ बेंजीन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और वो चारों, वो 6 कार्बन मेटल से जॉइंट है। ओके, इसका मतलब वो ये रहता है। तो ये होता है ईटा 6। ओके, इसे मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, सेम थिंग। मैं समझो हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, मेटल मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ एंड यहाँ से लूँ। दिस बोथ रिप्रेजेंटेशन आर सेम, बट दिस इज मोर एलिगेंट। बहुत सिंपल दिखता है, इजी दिखता है, तो हम ऐसे ये इसे यूज करते हैं। ऑलराइट, सो ऐसे तुम हेप्टासिटी को समझा सकते हो, तुम हेप्टासिटी के बारे में लिख सकते हो, क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे होता है, और उसका क्लासिफिकेशन, तुमको पूरा मार्क मिल जाएगा। एंड ट्राई टू ड्रॉ सम स्ट्रक्चर्स सो इट विल बी बेटर, राइट। So what is metal? Then let's come to next topic, metal carbonyls. What is metal carbonyls? मेटल कार्बोनिल होता है मेटल और कार्बन मोनोक्साइड का कॉम्प्लेक्स। ओके, तो तुम्हारे मेटल कार्बोनिल के अंदर वो आता है हमारा EAN रूल एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल। EAN रूल क्या होता है, इसका पूरा नाम है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल। ओके, तो तुम ये पढ़े भी होगे 12th क्लास में, पर मैं बताता हूँ। EN रूल में क्या होता है, हम काउंट करते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम और आयन, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, और हम काउंट करेंगे लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं मेटल को। ओके, और दोनों को हम ऐड करेंगे। अगर वो, अगर जो काउंट, जब जब हम वो कॉम्प्लेक्स का ऐसे काउंट करेंगे, अगर वो हमको एक नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे मिला, नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉन नंबर सेम मिला, जैसे 36 मिलना चाहिए अगर ट्रांजिशन मेटल का कर रहे हो, तो हमको पता चलेगा कि वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। अगर हमको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिला, तो वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है बोल के हम कंक्लूजन ले सकते हैं। तो EN रूल को ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए और ज़्यादा यूज हम करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल से। 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हम क्या करते हैं, हम टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करके मेटल का, हम बस मेटल और आयन जो भी है, हम उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं और ऐड करते हैं लिगेंड्स जितने भी इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन हुआ,
तो हम बोलते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ तो हम बोलते हैं कि हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है। ऑलराइट, तो ये तो हो गया। तो इलेक्ट्रॉन काउंट अब कैसे करें? इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए दो मेथड है। एक मेथड होता है आयोनिक मेथड, आयोनिक मॉडल, और दूसरा होता है कोवेलेंट मॉडल। ऑलराइट, तो आयोनिक मॉडल में हम कैसे काउंट करते हैं, मैं एक एग्जांपल लेके तुमको बताता हूं। मेरे पास इफ H CO CO6 है, ओके, CO4 है, सॉरी नॉट CO6, मैं लेता हूं CO4। अगर मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स है तो मैं आयनिक मॉडल में इसे कैसे काउंट करूंगा? मैं सोचूंगा ये जो H एंड CO है ये एक आयोनिक बॉन्ड है। अगर आयोनिक बॉन्ड होगा तो क्या होगा, सॉरी, मैं कंसिडर करूंगा जो H एंड कोबाल्ट है इसमें आयनिक बॉन्ड है। ओके, तो अगर आयनिक बॉन्ड हो तो क्या हुआ, इस H में आ जाएगा नेगेटिव चार्ज एंड CO में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये मेटल है, राइट? मेटल है ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड में पूरा के पूरा हाइड्रोजन का, हाइड्राइड का इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो हाइड्राइड 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और हम इसमें आयनिक मॉडल में अगर काउंट करेंगे तो कोबाल्ट प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में वो काउंट करेंगे। तो आयनिक मॉडल में काउंट करने के लिए हमको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना पड़ेगा। मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट वी शुड नो। तो यहाँ पे CO प्लस, तो CO प्लस स्टेट में है तो CO प्लस 1, यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज CO प्लस 1, हमको पता चल गया। तब हम इसे इजीली हम निकाल सकते हैं। पहले हम करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ CO कितना होगा। अब काम आएगा तुम्हारा, जो अगर तुम याद रखे हो, कोबाल्ट कौन सा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है 27। अगर 27 तुमको पता है, तुम इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे? टेक द यूनिट नंबर, इसका यूनिट नंबर जो है 7 है, यहाँ पे ये ले लो और यहाँ पे 2 ऐड कर दो, 7 प्लस 2 तो 9 हो गया। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2। ओके, और ये 7 कैसे आया? क्योंकि 27, तो यहाँ पे 7 तुम ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट। ओके, तुमको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा अगर तुमको एटॉमिक नंबर पता है। और डायरेक्ट अगर तुमको निकालना है तो बस 7 प्लस 2 ऐड कर दो, जो भी यहाँ पे नंबर है उसे अब तुम प्लस 2 कर लो। तो यहाँ पे हमको मिल गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कोबाल्ट इज 9, पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घट जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस CO है। तो n-1, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 8, क्योंकि प्लस कोबाल्ट है। अब हम देखेंगे हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है पूरा हाइड्राइड आयन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2। ओके, एंड हमारे पास क्या बाकी रह गया, CO4, तो 4 CO है, राइट? तो 4, एक CO, यार ये याद रखो, एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 4 CO कितना इलेक्ट्रॉन देंगे, 4 इंटू 2, राइट? तो 8। अब हम अगर ऐड करेंगे ये सबको तो हम कितना, अभी हम सब सारे इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो 8 प्लस 8 16 प्लस 2 18, तो हमारा मिला टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। तो मैं क्या बोला था, अगर 18 इलेक्ट्रॉन हो गया तो हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, हमारा कॉम्प्लेक्स स्टेबल होता है। तो हम बोल सकते हैं कि H कोबाल्ट CO4 स्टेबल है। ऑलराइट, ये मैं किया आयोनिक मॉडल में। तो आयोनिक मॉडल में अगर मैं करता हूं तो मुझे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना पड़ेगा, पता होना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि हमारा लिगेंड कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ओके, पर मैं अगर कोवेलेंट मेथड में करूंगा देन मुझे इतना दिमाग यूज करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूं विदाउट नोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ओके, तो मैं सेम मॉलिक्यूल लेता हूं, सेम कॉम्प्लेक्स लेता हूं HCO CO4। अब मैं इसे कोवेलेंट मेथड से निकालता हूं। तो कोवेलेंट मेथड में कैसे निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, पहले लिखूंगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ CO कोबाल्ट। ओके, अब मुझे ऑक्सीजन से कुछ भी पता करना नहीं पड़ेगा। CO का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इस 27 होता है, तो 7 है तो 9 होगा, 7 प्लस 2 9, राइट? अब मैं निकालूंगा हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इन कोवेलेंट मेथड, कोवेलेंट मॉडल क्या होगा, H एंड CO के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका मतलब ये बॉन्ड दोनों के बीच में शेयर्ड है।
हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कोबाल्ट भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हाइड्रोजन देगा एक इलेक्ट्रॉन, ऑलराइट। एंड CO, सॉरी, कार्बोनिल, CO, बिग CO, so don't get confused, this is cobalt and this is carbon monoxide, carbonyl, okay, carbonyl ligand। CO देगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, पर कितने कार्बोनिल है, 4 है, तो ये देगा 4 इंटू 2 दैट इज 8। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, 9 प्लस 8 17 प्लस 1 18। तो दोनों मेथड में हम काउंट किए, दोनों मेथड में हमको सेम मिला, दोनों मेथड में तुमको सेम ही मिलेगा, ओके, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल है। तो तुम कोई भी इलेक्ट्रॉन ले, कोई भी कॉम्प्लेक्स को किसी भी मॉडल में निकाल सकते हो, दोनों सेम ही आएगा। बट कोवेलेंट मेथड, कोवेलेंट मॉडल थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि हमको मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बिना पता चले हम निकाल सकते हैं, ओके। लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस 18 इलेक्ट्रॉन रूल, सो यू विल गेट मोर यूज्ड टू इट, ओके। तो मैं लेता हूं Ti टाइटेनियम CO6, तो मेरे सिलेबस में है राइट, कि टाइटेनियम वेनेडियम इन सब का निकालो करके, तो हम काउंट करते हैं, ओके। तो टाइटेनियम का TiCO6 अगर मैं लिया, तो पहले मैं क्या करूंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Ti कितना होगा, Ti होता है 22, तो जो भी यूनिट नंबर है उसमें 2 ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा 4, ओके। फिर कार्बोनिल, कार्बोनिल कितने हैं, 6 है, 6 CO, 6 कार्बोनिल कितने देंगे इलेक्ट्रॉन, 6 इंटू 2 दैट इज 12। तो अगर मैं ऐड करता हूं इसे, 12 प्लस 4 मुझे कितना मिलेगा, मुझे मिलेगा 16, राइट। अगर मुझे 16 मिला, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूं कि TiCO6 is non is unstable, TiCO6 is unstable complex, ओके, क्योंकि मुझे 18 नहीं मिला। अगर तुमको पूछा जाए एग्जाम में EAN काउंट करो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर काउंट करो, तुम कैसे करोगे, सेम थिंग है, पर यहाँ पे तुम वैलेंस इलेक्ट्रॉन ले रहे हो, यहाँ पे तुम टोटल इलेक्ट्रॉन लोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ Ti कितना होगा, जो भी एटॉमिक नंबर है इसका 22, ओके। फिर 6CO कितना देगा, ये सेम ही है, 6 इंटू 2 दैट इज 12। अब तुम इसे ऐड कर लोगे, तो कितना हो जाएगा, 34, ओके। 34, ओके। तो अगर 34 हुआ, तो ये 36 नहीं हो पाया। मैं क्या बोला था EN में, कि ये 36 होना चाहिए, नोबेल नियरेस्ट नोबेल ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। इस केस में नियरेस्ट नोबेल ग्रुप 36 होगा, तो क्योंकि ये नहीं हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्टेबल नहीं है, ऑलराइट। तो TiCO6 का पता चल गया। अभी हम जाते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम ले रहे हैं VCO6 माइनस, ओके। तो अगर मैं इसका काउंट करूं, तो वेनेडियम का कितना आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वेनेडियम का 23 होता है, तो 23 मतलब 3 में 2 ऐड कर लो, 5, वेरी इजी। हम कोवेलेंट मॉडल यूज कर रहे हैं, ओके। CO6, तो 6 CO है, तो 6 CO कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 6 इंटू 2 दैट इज 12। अब तुम इसे ऐड कर लो, नहीं नहीं अभी ऐड करना नहीं है, देयर इज अ नेगेटिव चार्ज, तो तुमको +1 नेगेटिव चार्ज भी ऐड करना है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन में ऐड कर लिया। तो अभी जब मैं ऐड करूंगा 5 प्लस 1 6, 12 प्लस 6 18, तो मुझे 18 इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो सिंस इट इज 18 इलेक्ट्रॉन, आई कैन से दिस कॉम्प्लेक्स इज व्हाट, दिस कॉम्प्लेक्स इज स्टेबल। Easy, okay. Next, let me go to CrCO6. Let me take CrCO6, okay. I'm doing multiple example because तुम लोग यूज टू हो जाओगे कैसे करते हैं। तो मैं पहले क्या करूंगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Cr क्या क्या होता है, Cr का एटॉमिक नंबर 24 होता है, तो तुम ये ले लो और इसमें 2 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 6, ओके। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6। 6 CO है, तो 6 इंटू CO ये कितना इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 6 इंटू 2 ये हो जाएगा 12, तो 12 प्लस 6 कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोल सकता हूँ कि CrCO6 स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है। एंड कैसे हमको पता चला, हम 18 इलेक्ट्रॉन काउंट किए, और सिंस ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल हुआ थ्रू कोवेलेंट मॉडल और आयनिक मॉडल बोथ विल बी सेम, तो हम बोल सकते हैं कि CrCO6 एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, ऑलराइट। अब मैं लेता हूं MnCO5। अगर MnCO5 का मैं अगर निकालता हूं, तो मैं क्या निकालेगा, Mn का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, Mn होता है 25, तो 5 प्लस 2
7 होगा, और CO5 है तो 5 CO है, तो 5 इंटू 2, बिकॉज एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है 10, तो टोटल मुझे मिलेगा 17। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, MnCO5 कैनॉट एग्जिस्ट। ओके, तो ये कैसे एग्जिस्ट करता है मैं तुमको बताता हूँ, Mn2CO10। तो अब अगर मैं ऐसे लिख रहा हूं तो अब मैं क्या करूंगा, तो 2Mn ग्रुप है तो 2 इंटू Mn ग्रुप। ओके, तो 2Mn ग्रुप, एक Mn 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 कितना देगा, 2 इंटू 7 दैट इज 14। 10 CO ग्रुप है तो 10 इंटू CO कितना होगा, 2 इंटू 10 दैट इज 20। ओके, अब क्या होगा, ये हो गया, पर अब और एक तुमको ऐड करना है। देखो, जब Mn2CO10 है, देयर इज ए बॉन्ड बिटवीन Mn एंड Mn। ओके, यहाँ पे एक बॉन्ड होता है, तुमको ये पता कैसे चलेगा, VBT के थ्रू से, जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। अगर स्ट्रक्चर तुमको पता है तभी तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है Mn के बीच में। नॉर्मली तुम्हारे सिलेबस में जितने भी हैं और तुम्हारे बेसिक स्टैंडर्ड में तुमको सिर्फ मेटल 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 के बीच एक ही मेटल मेटल बॉन्ड वाला क्वेश्चन आएंगे, तो इट विल बी इजियर फॉर यू, जस्ट राइट wherever you see Mn2 electron 2, wherever metal 2 you see just add +2। ओके, बिकॉज एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूं, किसका, Mn बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन। अगर अभी मैं ऐड करूं 14 + 2 16 + 20 36 इलेक्ट्रॉन, so 36 electron is for 2 manganese group. For 1 manganese group it will be for 2 Mn groups, for 2 Mn atoms. For 1 Mn it will be 36 by 2 that is 18. तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो Mn2CO10 is stable, MnCO5 स्टेबल नहीं है। ऑलराइट, इट्स क्लियर। और यहाँ पे हम देखिए, अगर डाई मेटलिक कंपाउंड है, दो मेटल्स हैं एक कंपाउंड में, ओके, तो हम कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं वो भी तुमको पता चल गया। राइट, अब हम जाते हैं और एक मॉलिक्यूल में, Fe2CO9। ओके, Fe2CO9 में Fe में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, Fe26 होता है, तो 6 लो, इसमें 2 ऐड कर दो तो हो जाएगा 8। तो यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखूंगा मैं 8 Fe का। 9 CO है, तो 9 CO कितना देगा, 9 इंटू 2 दैट इज 18। अगर मैं इसे ऐड कर दूं तो 18 प्लस, सॉरी, 2 Fe है, राइट, यहाँ पे 2 Fe है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 इंटू Fe वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हो जाएगा 8 इंटू 2 दैट इज 16। और मैं बोला था अगर Fe2 है तो क्या होगा, Fe और Fe के बीच में भी एक बॉन्ड है, तो यहाँ पे मैं 2 ऐड कर लूंगा, किसका, Fe का। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 + 2 20, 20 + 16 36, 36 हो गया फॉर 2 Fe एटम, फॉर 2 Fe। एक Fe के लिए कितना होगा, 36 by 2 दैट इज 18। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो Fe2CO9 हो जाएगा स्टेबल। ऑलराइट, बहुत सिंपल है। अभी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्लीज नोट इट डाउन, ये तुम्हारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, और ये तुम्हारे नॉर्मल तुमको बताना कि मतलब 18 इलेक्ट्रॉन काउंट करो एंड बोलो कि ये मॉलिक्यूल स्टेबल है कि नहीं, आ सकता है। द कंपाउंड इज VCO6। मैं जो पहले किया था VCO6 माइनस किया था। ओके, जस्ट चेक योर नोट्स और चेक द वीडियो, गो बैकवर्ड एंड चेक। VCO6 माइनस क्या था, वो 18 इलेक्ट्रॉन था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है VCO6। मैं इसका पहले निकालता हूं, इलेक्ट्रॉन काउंट करता हूं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ वेनेडियम कितना होगा, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 23। तो ये लो, यहाँ पे 2 ऐड कर दो, +2 5 हो गया, तो 5। ओके, CO6 है तो 6 इंटू CO, तो एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 इंटू 2 दैट इज 12। अगर मैं ये दोनों ऐड कर दूं तो मिलेगा मुझे 17 इलेक्ट्रॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉन है, तो ये, सो दिस कॉम्प्लेक्स शुड नॉट बी स्टेबल, करेक्ट नो, बिकॉज 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो नहीं कर रहा है, शुड नॉट बी स्टेबल, पर but this complex is found to be stable. This is a stable complex. ये गलत है, this complex is stable। VCO6 में 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये स्टेबल है,
तो VCO6 इज ए एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन है, सॉरी, VCO6 इज ए एक्सेप्शन और इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बार नेट में गेट में ये क्वेश्चन आ चुका है, इस बार क्योंकि तुम एमसीक्यू क्वेश्चंस दोगे तो तुम्हारे में भी आ सकता है, और तुमको बोल भी सकते हैं कि VCO6 का इलेक्ट्रॉन काउंट करो और बोलो कि ये स्टेबल है कि नहीं, 5 मार्क में ऐसे भी आ सकता है। तो तुम 17 दिख लिए तो लिख दोगे अनस्टेबल, पर नहीं, दिस इज अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स, प्लीज नोट इट, दिस इज स्टेबल कॉम्प्लेक्स, ओके, एंड दिस इज एक्सेप्शन ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन रूल। और इसमें से अब हम आते हैं लिमिटेशन ऑफ EN रूल, ओके। तो लिमिटेशन ऑफ EN रूल क्या हो जाता है, एक है हमारा वही जो हम अभी पढ़े कि द रूल इज नॉट ओबेड बाय सम ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स ऑफ अर्ली ट्रांजिशन मेटल, अर्ली ट्रांजिशन मेटल लाइक वेनेडियम, ओके, ये रूल फॉलो नहीं करता। दूसरा है कि ये रूल स्क्वायर प्लेनर ऑर्गेनोमेटेलिक कॉम्प्लेक्स भी फॉलो नहीं करते। सो मैं तुमको इसका एक एग्जांपल देता हूं, PtCl4, this is Cl, okay, sorry, looking like A, ऑलराइट, PtCl4 ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, ओके। अभी मैं अगर इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो मैं कैसे काउंट करूंगा, Pt, अगर Pt तुमको Pt का इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, तुमको पता होना चाहिए कि Pt किस ग्रुप में है। अगर तुमको पता है तो ये निकेल ग्रुप में होता है, NiPd Pt, ओके, ये निकेल ग्रुप में होता है और निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28। तो इन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम सेम वे से कैलकुलेट कर सकते हो, 8 + 2 10, ओके। तुम ये ग्रुप कैसे याद रखना, मैं तुमको एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, तुम इसे याद कर सकते हो जैसे निकल पड़ पुत्तर, निकल पड़ पुत्तर, यू आर टेलिंग समवन निकल पड़ पुत्तर, ओके। निकल से निकल, पड़ से Pd दैट इज पैलेडियम, पुत्तर से Pt दैट इज प्लैटिनम, ओके। तो ये सब एक ही ग्रुप में है, और निकल का से क्योंकि निकल का एटॉमिक नंबर 28 है, इनका सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, एक ग्रुप में सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो निकल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 8 + 2 दैट इज 10, तो इसका भी 10 होगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Pt हो जाएगा 10, Cl 4 है और चारों Cl 4 इलेक्ट्रॉन देंगे। और वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू मेंशन, ये होता है -2, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। तो दिस इज 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज वेरी स्टेबल, ओके। सो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करता क्योंकि ये 16 इलेक्ट्रॉन बन रहा है, ओके। एंड थर्ड इज, अगर हमारे पास स्टेरिकली बल्की लिगेंड्स है, अगर हमारे पास बल्की लिगेंड्स है मेटल के ऊपर, तो क्या होगा, वो मेटल इलेक्ट्रॉन अगर ज्यादा हम अगर मेटल में भरने लगेंगे तो ज्यादा रिपल्शन बढ़ेगा। इसलिए वो क्या करेंगे बल्की लिगेंड्स, वो ट्राई करेंगे कि तुम मेटल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मत डालो। तो वो ऑलवेज ट्राई ऐसे करेंगे कि तुम्हारा 18 इलेक्ट्रॉन कभी फुलफिल हो ही नहीं पाएगा, ओके, सब हर वक्त कम रहेगा। कब होता है, जब तुम्हारे पास बल्की लिगेंड्स हो, ओके। फोर्थ रूल है, अगर तुम्हारे हम देखे थे M2 Fe2 Mn2 हम देखे थे, दो मेटल थे, दो Fe थे कॉम्प्लेक्स में। अगर हमारे पास एक क्लस्टर है, मेटल क्लस्टर्स, जिसमें 6 से ज्यादा मेटल्स हैं, जैसे यहाँ पे 2 मेटल से 6 से ज्यादा मेटल है, तब भी हमारे EN रूल फॉलो नहीं करता, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करता, ऑल राइट। और नेक्स्ट है हमारे, ये रूल ऑफ कोर्स मेन ग्रुप एलिमेंट मेटल्स आल्सो फॉर लेंथेन एंड एक्टिनेट काम नहीं करता। मेन ग्रुप में तो 8 होगा ना, 8 और 18, सॉरी 8 मतलब मेन ग्रुप और लेंथेन एंड एक्टिनेट के लिए भी ये फॉलो नहीं करता, ऑल राइट। एंड द लास्ट लिमिटेशन इज, हम इसमें तो पता कर सकते हैं कि हमारा मेटल कार्बोनिल स्टेबल है कि नहीं, ओके, वो हम निकाल सकते हैं, पर हम ये नहीं निकाल सकते कि हमारा मेटल कार्बोनिल में कार्बोनिल कैसे बॉन्ड किया है, टाइप ऑफ बॉन्ड कैसा है। तो कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल में दो हिसाब से बॉन्ड कर सकता है, एक होता है टर्मिनल MCO, ये होता है टर्मिनल, और दूसरा होता है ब्रिज। अगर हमारे पास दो मेटल है तो CO ऐसे भी बॉन्ड कर सकता है, तो ये हो गया ब्रिज, क्योंकि कार्ब CO दोनों मेटल के बीच में एक ब्रिज फॉर्म कर रहा है, तो ये होता है ब्रिज CO, ये होता है टर्मिनल CO। हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल से ये डिफरेंशिएट कर नहीं सकते कि हमारा CO टर्मिनल है कि ब्रिज है, जो भी है हम दो ही इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे CO के लिए, इसीलिए हमको पता नहीं चलेगा, ओके। तो ये दिस आर द लिमिटेशन ऑफ EN रूल। अगर क्वेश्चंस में आता है ये EN रूल का लिमिटेशन, तुम ये 8 पॉइंट लिख सकते हो, सॉरी एक्चुअली ये
5 6, ओके 6 पॉइंट है, तुम ये 6 पॉइंट लिख सकते हो और तुमको पूरे से पूरा मार्क आएगा। तुम इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो अगर चाहोगे तो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल से तुम इजिली दे सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट हम अभी आते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तुम्हारे कोर्स में 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, एक है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, रिडक्टिव कार्बोनिलेशन एंड थर्मल एंड फोटोकेमिकल, 4 है। ओके, तो हम चारों देखेंगे। डायरेक्ट में क्या होता है, बहुत सिंपल है, हमको NiCO4 बनाना है तो हम Na लेंगे और 4CO लेंगे और हम अप्रोप्रिएट कंडीशन देंगे लाइक प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो हमको बन जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स NiCO4। अगर FeCO5 बनाना है तो Fe लेंगे सॉलिड, CO5 लेंगे, मतलब 5 CO लेंगे, बस हम इसे लिख रहे हैं क्योंकि स्टाइक्योमेट्रिकली हमको यहाँ पे इक्वल करना है, 5 इसलिए लिख रहे हैं। और ये अप्रोप्रिएट कंडीशन देंगे और प्रेशर देंगे, टेम्परेचर और प्रेशर, तो हमको मिल जाएगा FeCO5। तो याद कैसे करना है, इट्स वेरी सिंपल। NiCO4 only can exist because this is stable. For it to be stable, it should follow 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो काउंट करो पहले, हमको पता है अगर निकेल का CO4 बनाना है तुमको, निकेल कार्बोनिल बनाना है बेसिकली, तो निकेल का कितना होता है, निकेल होता है 28, तो 8 ले लो, 8 + 2 10, ओके 10 हो गया। तो अगर 10 में मैं 8 ऐड करूं, 10 में मैं अगर 8 ऐड करूं तभी मुझे 18 मिलेगा और 18 होगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स। सो 8 करने के लिए मुझे कितना कार्बोनिल करना पड़ेगा, एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 8 के लिए मुझे 4 कार्बोनिल ऐड करना पड़ेगा, तो NiCO4। ओके, तो ऐसे तुम याद रख सकते हो। सिमिलरली फॉर FeCO5, Fe का कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, तुम काउंट करो 6 + 2 8, CO5 का होता है 10, तो 18, ये भी फॉलो कर रहा है राइट। CO2, कोबाल्ट 2 एंड CO8, इसका इसका कितना होता है, कोबाल्ट का होता है 9, 2 कोबाल्ट है तो 18, 9 एंड 18 प्लस 8 कार्बोनिल है तो 8 × 2 16, और एक कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड है तो 2, इसका अगर तुम कैलकुलेट करोगे 18 + 18 36, 2 कोबाल्ट के लिए, एक कोबाल्ट के लिए हो जाएगा 18, तो ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। तो वेरी इजीली यू कैन रिमेंबर दिस रिएक्शंस। ऑलराइट, रिडक्टिव कार्बोनिलेशन के लिए तुमको ये सॉल्ट्स याद रखना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्टिव कार्बोनिलेशन में क्या होता है, हम मेटल सॉल्ट लेते हैं और मेटल सॉल्ट को एक अप्रोप्रिएट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं और हम हमारे मेटल कार्बन पाते हैं। ये मेटल कार्बन के लिए अगेन तुम 18 इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो। Cr का 6 होता है, 6 सॉरी Cr का 6 होता है, 6 + 12, क्योंकि 6 × 2 12, 18, ओके। तुम इसे अगेन 18 इलेक्ट्रॉन से काउंट कर सकते हो, पर तुमको ये याद करना पड़ेगा कि कौन सा रिएजेंट हम ले रहे हैं, ओके, ये तुमको याद करना पड़ेगा। Rest of the other things are easy. You can just write what is reductive carbonylation and you can just give few examples. Okay. अब हम आते हैं थर्मल मेथड में। थर्मल मेथड में क्या होगा, अगर मेरे पास FeCO5 है, आयरन पेंटाकार्बोनिल है, तो आयरन पेंटाकार्बोनिल राइट। अगर मेरे पास आयरन पेंटाकार्बोनिल है, अगर मैं इसे हीट करता हूँ, थर्मल ट्रीट करता हूँ कोई दूसरे मेटल क्लोराइड के साथ, Mn यहाँ पे MoCl6 है, तो क्या होगा, सारे कार्बन मोनोऑक्साइड जितने भी हैं Fe में, वो लेबाइल हो जाएंगे, वो चले जाएंगे और MO में जुड़ जाएंगे। ओके, कितने जुड़ेंगे, अगर तुम वो भी तुम 18 इलेक्ट्रॉन रूल से पता कर सकते हो। यहाँ पे FeCO5 है क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। यहाँ पे MoCO6 है क्योंकि MoCO6 ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल बनेगा। MO क्या होता है, MO कौन से ग्रुप में होता है, इसलिए तुम्हें याद रखना पड़ेगा, MO क्रोमियम ग्रुप में होता है। ओके, CrWMO क्रोमियम ग्रुप। क्रोमियम ग्रुप क्या होता है, 24 एटॉमिक नंबर होता है 24। तो ये तुम ये कैसे याद रखोगे, जस्ट याद करो क्रोमोसोम। क्रोमोसोम तुम्हें पता है ना, अगर तुम क्रोमोसोम याद रखोगे तो 24 ग्रुप भी याद कर, मतलब क्रोमियम के ग्रुप भी याद रख सकते हो। तो हम इसे पढ़ सकते हैं ऐसे, क्रोमोसोम राइट। तो CrWMO क्रोमोसोम, ऐसे हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम, तो CrWMO। तो इन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा, तो क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 + 2 हो जाएगा 6, तो MO और W का भी 6 होगा, तो यहाँ पे 6 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 कार्बोनिल है तो 6 × 2 12, तो 12 6 18, ओके। तो यहाँ पे भी W, यहाँ पे भी सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये भी 18, तो सी इट फॉलोज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो बस तुमको 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो करना है, और यहाँ पे साइड पर होगा FeCl2,
FeCl2 क्योंकि Fe ही हम ले रहे हैं थर्मल ट्रीटमेंट में, FeCl2 और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकल जाएंगे. ओके, यू कैन do stoichiometrically. You can just equate both the side and write the reaction. Okay, just write this for thermal treatment or for this reaction. Write, give some example. For photochemical, we can do this. Okay, so अगर मेरे पास है FeCO5, मैं इसे UV लाइट से ट्रीट कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, Fe2CO9 हो जाएगा, ये डाइमर बन जाएगा Fe2CO9. ओके, और एक कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा. अगर तुम यहाँ पे भी काउंट करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा. ओके, एक Fe का दो, एक टोटल का 36 इलेक्ट्रॉन मिलेगा. यहाँ पे भी सेम होगा. ऑस्मियम कौन से ग्रुप में होता है? ऑस्मियम भी आयरन के ग्रुप में होता है. तो ये FeRuOS, इस ग्रुप को तुम ऐसे याद रख सकते हो, FeRuOS. इसका 26 है, तो 6 + 2 8 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इन सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होगा. इसको तुम याद रख सकते हो फेरुओस करके. कैसे? फेरुओस. फेरुओस से ग्रीक गॉड होते हैं, तो फेरुओस करके याद कर सकते हो. और ऑल्सो तुम इसे याद कर सकते हो, फिर रोएगा ओसामा. ओके, रो फिर ओसामा, फिर रोएगा ओसामा. ये भी तुम याद कर सकते हो, ये ग्रुप. ओके, तो ये ग्रुप याद करने के बाद तुम इसका 18 इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो. और तुम 18 इलेक्ट्रॉन काउंट कर सकते हो, तो तुम इजीली सारे रिएक्शंस भी लिख सकते हो. देखो 18 इलेक्ट्रॉन का रूल कितना है, मदद कर रहा है हमको. हम रिएक्शन लिखने के लिए भी इसका मदद ले रहे हैं. मुझे अगर कुछ भी पता भी नहीं है, तब भी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को यूज करके मैं लिख सकता हूँ कि ये ऐसे होगा करके. ओके, ऑल राइट. अब हम आते हैं स्ट्रक्चर हमको कैसे पता करेंगे मेटल कार्बोनिल का विथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है. और इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं. फॉर एग्जांपल तुम्हारा क्वेश्चन आया NiCO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो थ्रू बीवीटी. तो तुम पहले क्या करोगे, पहले तुम करोगे Na का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे. Na का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D8 4s2. राइट, तो इसका मैं पहले लिखूंगा कॉन्फ़िगरेशन विथ बॉक्स विथ ऑर्बिटल्स. ये होता है 3D, इसके पास होता है 4s और 4p. ओके, मैं थोड़ा ज्यादा लंबा कर दिया, डोंट माइंड दैट. ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखूंगा. तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4s2 है. ओके, तो ये हो गया निकेल. जब अभी NiCO4 बनेगा तो क्या होगा, क्योंकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, तो ये क्या करेगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, सारे इलेक्ट्रॉन को एक तरफ ढकेल देगा. तो अब क्या होगा, मेरे सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ ढकेल जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे. तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है. यहाँ पे 8, यहाँ पे 2 10, तो सब यहाँ पे आ जाएंगे और पेयर्ड हो जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ओके, तो 3D पूरा फिल्ड हो गया एंड निकल के इलेक्ट्रॉन से. अब जो हमारा CO है, CO मेटल से कैसे जुड़ेगा, इस ऑर्बिटल्स के साथ जुड़ेगा. तो अब CO यहाँ पे 4 CO है, तो एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन देगा. दूसरा CO यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा 2 इलेक्ट्रॉन. तीसरा CO यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा. चौथा CO यहाँ पे देगा. तो 4 CO जुड़ गए इजिली. और अब हाइब्रिडेशन क्या होगा, क्योंकि बस यहाँ पे जुड़े हैं CO, हाइब्रिडेशन होगा, एक S है और P कितना है, 3 है, तो sp3. तो अगर sp3 हाइब्रिडेशन हुआ तो हमारा शेप क्या होता है, हमारा शेप होता है टेट्राहेड्रल. तो तुमको पहले हाइब्रिडेशन लिखना पड़ेगा. हाइब्रिडेशन के बाद तुमको बोलना पड़ेगा कि sp3 हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल शेप होता है. अब इसके ये लिखने के बाद तुम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो इजिली, कि NiCO मैं पहले तुमको बोला था कि हम स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे बताऊंगा तुमको. तो तुम इसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, बहुत ईजी है, वीवीटी के थ्रू से तुम ड्रॉ कर सकते हो. ऑलराइट, नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे FeCO5 का. ओके, FeCO5 का. तो पहले मैं लिखूंगा Fe का कॉन्फ़िगरेशन. ओके,
तो ये होता है 3d 4s 4p। Fe में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 6 इलेक्ट्रॉन d में होता है और 2 इलेक्ट्रॉन s में होता है। तो 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। जब CO आएगा इसमें, ओके, जब CO पास आने लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये पेयर्ड हो जाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ ढकेल जाएंगे। तो अब क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन है, 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ऑर्बिटल डी में खाली रहा। 4s में सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, पेयर्ड हो गए, बिकॉज CO ग्रुप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, सबको ढकेल लेगा एक साइड में। और 4p में तीनों ऑर्बिटल्स खाली हैं। अब हमारे पास कितने कार्बोनिल है, 5 कार्बोनिल है। एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले कार्बोनिल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरे यहाँ पे देगा, तीसरा यहाँ पे देगा, चौथा यहाँ पे देगा और 5th नंबर वाला यहाँ पे देगा। ओके, तो सारे कार्बोनिल जुड़ गए यहाँ पे। और हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, अभी एक d ऑर्बिटल है तो d, एक s ऑर्बिटल है तो s, और 3 p ऑर्बिटल है तो dsp3। अगर dsp3 होता है हमारा हाइब्रिडाइजेशन, तुमको ये पता होना चाहिए कि इसका शेप क्या होता है। इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसका शेप होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर बहुत इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। FeCO ये होगा ट्राइंगल और बाइपिरामिडल, ऊपर CO नीचे CO। ओके, तो यहाँ पे ये पिरामिड जैसे है, देखो यहाँ पे। ओके, ये डबल पिरामिड जैसे है, इसे हम कहते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, तुम इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो अभी इजिली। ऑलराइट, तो ये भी हो गया हमारा। अब मैं लेता हूं एक डाई मेटालिक कंपाउंड Mn2CO10। इसका नाम क्या होता है, डाई मैंगनीज डेका कार्बोनिल। बहुत इजी नाम होता है, ओके, इन लोगों का। डाई मैंगनीज, दो मैंगनीज है और 10 कार्बोनिल है तो डेका कार्बोनिल। ओके, तो इसका वीवीटी में, इसका अगर स्ट्रक्चर निकालना चाहता हूं मैं, पहले क्या करूंगा, इसका हाइब्रिडेशन लूंगा। मैं पहले लूंगा Mn का कॉन्फ़िगरेशन पहले लिखूंगा, 1 2 3 4 5 4s 3d है और 4p। ऑलराइट, मैं ये लिख लिया। अब मैं लिखूंगा Mn का कितना होता है इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बॉन्ड में, 5 होता है 3d में, 1 2 3 4 5 एंड s में 2 रहते हैं। ओके, ये लिख लिया। अब जब CO आएगा इसके पास में, तो क्या होगा, जब CO पास में आएगा तो ये सब पेयर्ड हो जाएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएंगे, राइट, जैसे हो रहा है अभी तक। 5 4s, सॉरी 4s 3d एंड 4p। तो अब क्या होगा, जब सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर्ड होकर रह जाएंगे, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होकर रहेगा। तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होकर है। तो अभी हमारे पास 10 CO है। ओके, ये है मेरा Mn1, मैं Mn1 ऐसे लिख रहा हूँ। अब मैं लिखता हूँ Mn2। Mn2 मतलब सेकंड Mn, 2 Mn है ना, Mn2। Mn2 भी ऐसे ही होगा, Mn2 का भी ऐसे ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7, 4s एम्प्टी है, 4p एम्प्टी है, राइट। अब क्या होगा, CO का हम इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। तो CO 10 है तो एक Mn में 5 CO, दूसरे Mn में 5 CO। तो यहाँ पे Mn CO 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, क्योंकि CO को एक पूरा ऑर्बिटल चाहिए इलेक्ट्रॉन देने के लिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन देता है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। 2, दूसरा हो गया, तीसरा कार्बोनिल जुड़ गया, चौथा कार्बोनिल जुड़ गया, 5th वाला कार्बोनिल भी जुड़ गया, तो 5 कार्बोनिल जुड़ गए। यहाँ पे भी 5 जुड़ेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, तो 10 कार्बोनिल जुड़ गए। अभी क्या बचा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक मेटल मेटल बॉन्ड बनाते हैं। ओके, Mn बॉन्ड इन दिस केस। ओके, ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक एक पेयर शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं।
तो अब हमको पता चल गया कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है। हाइब्रिडेशन क्या होगा इसका, ये 3D है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, दो d ऑर्बिटल यूज्ड है तो d2, एक s ऑर्बिटल तो s, और तीन p ऑर्बिटल तो p3, d2sp3 हो जाएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। ऑलराइट, अगर d2sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी इट्स शेप। इसका शेप होता है स्क्वायर बाई पिरामिडल। ओके, तो मैं अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो इरेज दिस। ओके, इसका स्ट्रक्चर मैं कैसे ड्रॉ करूंगा, बहुत इजी है। मैं बस एक ही mn को कंसीडर करूंगा, एक ही mn को मैं कंसीडर करूंगा, एक ही mn को कंसीडर करूंगा, mn, और मैं ड्रॉ करते जाऊंगा CO, 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 एंड ऊपर में लगा दिया CO, और नीचे पूरा मैंगनीज का और एक हो जाएगा, सेकेंड मैंगनीज लगा रहा हूं। तो अगर बस एक mn में लिखूं तो देखो ये हो गया स्क्वायर बाई पिरामिडल। ओके, स्क्वायर बाई पिरामिडल इसका शेप है, राइट। हम कैसे निकाले ये, वीवीटी के थ्रू से। अब क्या करेंगे, ये सेकेंड mn जो है इसमें भी CO लगाएंगे, क्योंकि ये भी अगर ये भी स्क्वायर पिरामिडल होगा। तो अगर हम इसे बस देखेंगे, इस mn को देखेंगे, नीचे भी CO, सॉरी इस mn को बस देखेंगे तो यहाँ पे भी स्क्वायर पिरामिडल ही है, ये स्क्वायर है और यहाँ पे ऊपर ये टोटल ग्रुप है, नीचे CO है। ओके, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। होप दिस इज क्लियर, समझ गए। देन नेक्स्ट लेट्स गो टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ CO। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल CO देखने के लिए हमको क्या पता, हम क्या करेंगे, सी का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सी का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। ऑक्सीजन का क्या होता है 2s2 2p4। अगर यहाँ पे तुम देखोगे तो ऑक्सीजन का ऑर्बिटल सेम ऑर्बिटल 2f 2p एंड 2s कार्बन से नीचे है। कहाँ, किसमें नीचे है, एनर्जी में नीचे है। ये जो मैं एरो लिखा हूं यहाँ पे, ये एरो एनर्जी डायग्राम, एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये होता है कि 2p ऑर्बिटल 2s से ज्यादा एनर्जी है, होता है, वो तो हमको पता है। ऑक्सीजन का 2s कार्बन का 2s से नीचे क्यों है, ये इसलिए होता है कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो अपने ऑर्बिटल को अपने तरफ ज्यादा खींच के रखता है। ऑर्बिटल होते क्या है, वो ऑर्बिटल्स आर जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तुम क्वांटम केमिस्ट्री में पढ़े होगे प्रीवियस सेमेस्टर में। तो वो अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच के रखता है, तो अगर अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच के रखता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, उसका एनर्जी कम हो जाता है। ओके, तो इसीलिए ऑक्सीजन का ऑर्बिटल्स का एनर्जी कार्बन से कम है। दैट इज कूल, दैट इज इजी। अब क्या करेंगे, हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो दो 2s ऑर्बिटल, एक सिग्मा और एक सिग्मा स्टार ऑर्बिटल बनेंगे। दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। यहाँ पे 2p ऑर्बिटल ऑक्सीजन का और कार्बन का तीन तीन है, तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल, 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 बना रहे हैं, तो सही है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, हम ये ऑर्बिटल ड्रॉ करने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे फिल कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10। तो जो ऊपर जो सबसे ऊपर जो ऑर्बिटल है, फील्ड ऑर्बिटल है, उसे हम कहते हैं होमो ऑर्बिटल। होमो ऑर्बिटल मीन्स ऑक्यूपाइड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑलराइट, तो यहाँ पे तुम देखो ये जो होमो ऑर्बिटल है वो सिग्मा ऑर्बिटल है। ओके, और जो उसके ऊपर जो है उसे हम कहते हैं लूमो ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और वो होता है पाई स्टार ऑर्बिटल। ऑलराइट, ये तुम ध्यान रखो, सिग्मा होता है होमो, और लूमो होता है पाई स्टार। ओके, होमो फील्ड रहता है, लूमो वैकेंट रहता है। और एक चीज तुम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान दो कि जो होमो और लूमो है ना, ये कार्बन की 2p ऑर्बिटल के पास है, कार्बन की 2p ऑर्बिटल के पास है कंपेयर टू ऑक्सीजन 2p ऑर्बिटल। ओके, ये क्यों इंपॉर्टेंट है तुमको पता चलेगा जब हम मेटल कार्बोनिल के बॉन्ड पढ़ेंगे। ओके, मैं तुमको बस ये दिखाना चाहता हूँ दिखते कैसे हैं, और तुम तब पता चलेगा कि कार्बोनिल मतलब कार्बन के पास क्यों ज्यादा है। ये है हमारा कार्बन मोनोक्साइड। ओके, मैं ये कैलकुलेट करके रख चुका हूँ ऑलरेडी, मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ इसका एमओ।
ओके, तो अगर मैं इसका एमओ काउंट करूं, देखो ये है इसका होमो। ओके, ये इसका होमो है, तो होमो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा, तो ये सिग्मा जैसे दिख रहा है ना, राइट। ये जो है देखो कार्बन के ऊपर ज्यादा बड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ऑक्सीजन के ऊपर कम है। मैं तुमको बोला था कि जो सिग्मा है, कि सिग्मा जो है, ये जो होमो है ये कार्बन के पास है। इसका मतलब ये है कि जो होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कार्बन के ऊपर ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कि कार्बन के ऊपर ज्यादा है। ओके, और अगर मैं एमओ एंटी बॉन्डिंग का लेता हूँ लुमो का, तो लुमो ऐसे दिखता है, देखो लुमो ऐसे दिखता है। तो लुमो जो दिख रहा है, लुमो में भी देखो कार्बन के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है देन कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो लुमो भी ऑक्सीजन कार्बन के पास, कार्बन के 2p ऑर्बिटल के पास है, जो स्ट्रक्चर में हम देखे थे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा पाई स्टार का। ओके, तो हमारा लुमो का। ओके, तो कार्बन जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो कार्बन में ही आएगा, कार्बन को आएगा। ओके, ये हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे एमसीओ बॉन्डिंग। तो ये हो गया हमारा मेटल, तो ये हो गया हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ सीओ। तुम इजीली ड्रॉ कर सकते हो। और एक चीज तुमको याद रखना पड़ेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो यहाँ पे जो होमो है, होमो ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल टेंडिंग टू एंटी बॉन्डिंग, नॉट कंप्लीटली एंटी बॉन्डिंग, टेंडिंग टू एंटी बॉन्डिंग। ओके, पर ये जो लूमो होता है ये कंप्लीटली एंटी बॉन्डिंग ही होता है। ओके, ये नॉन बॉन्डिंग होता है, ये एंटी बॉन्डिंग होता है। दैट्स इजी, नाउ वी अंडरस्टैंड दिस। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। तो हमारे पास मेटल है और हमारे पास कार्बोनिल है, राइट। तो पहले हम देखते हैं मेटल कार्बोनिल का बॉन्ड कैसे बनता है। तो मेटल कार्बोनिल के बॉन्ड जो बनता है, पहले हम सिग्मा बॉन्ड को समझते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हमारे मेटल का एक वैकेंट पी ऑर्बिटल और डी ऑर्बिटल होता है। तो ये है मेटल का वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, कार्बन मोनोक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड का यहाँ पे आ जाता है हमारा सिग्मा बॉन्ड। ओके, यहाँ पे आ जाए सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये देगा, ओवरलैप करेंगे। बेसिकली कैसे ओवरलैप करेंगे, ओके, ऐसे ओवरलैप करेंगे और ये बन जाएगा हमारा सिग्मा बॉन्ड। ओके, और ये क्या है, फील्ड, ये होता है फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ सीओ। ये होता है फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल सीओ। सिग्मा ऑर्बिटल कौन सा है, ये है सिग्मा ऑर्बिटल, देखो यहाँ पे फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल, होमो होता है सिग्मा ऑर्बिटल। ओके, तो फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ सीओ, क्या, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन हम देखे थे, वो क्या कर रहा है, सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। कैसे, वो इलेक्ट्रॉन मेटल के वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल को दे रहा है और सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो ये हो गया हमारा सिग्मा बॉन्ड। अब हम देखेंगे पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, एमसीओ में मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल्स होता है, राइट, मेटल के पास फील्ड डी ऑर्बिटल्स होता है। और कार्बन मोनोक्साइड के पास यहाँ पे होता है अनफील्ड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। हम देखे थे लूमो जो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और यहाँ पे हम ये भी देखे थे कि कार्बन के ऊपर ज्यादा डेंसिटी होता है और हमको ऐसे दिखता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मैं तुमको दिखाया था, ये देखो ऐसे दिखता है, राइट, इज गोइंग दिस साइड, वन इज गोइंग कॉर्नर में, कॉर्नर्स में जा रहा है, देखो ऐसे 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 ऐसे, एंटी बॉन्डिंग ऐसे दिखता है। तो यहाँ पे मैं एंटी बॉन्डिंग ऐसे ड्रॉ किया हूँ, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और मेटल का डी ऑर्बिटल का सिमेट्री सेम है। देखो यहाँ पे सिमेट्री सेम है, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बना सकते हैं। तो मेटल का जो फील्ड ऑर्बिटल्स है, फील्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, ये क्या करेंगे, यहाँ पे आराम से ये सीओ का अनफील्ड, सीओ का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देगा। एंटी बॉन्डिंग मतलब लूमो में इलेक्ट्रॉन देगा। ओके, तो ये है लूमो ऑर्बिटल, लूमो, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल। ओके, और ये है फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ एमओ, सॉरी ऑफ मेटल। तो फील्ड डी ऑर्बिटल मेटल से लिगेंड को इलेक्ट्रॉन जा रहा है।
तो इसे हम कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। क्यों बैक बॉन्डिंग बोल रहे हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे लिगेंड से मेटल को इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और जब मेटल को इलेक्ट्रॉन आ गया तो मेटल बैक बॉन्डिंग कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन्स कार्बोनिल के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दे रहा है। तो ये हो रहा है बैक बॉन्डिंग, क्योंकि मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। तो पाई बैक बॉन्डिंग के बारे में अगर पूछा गया तो तुम ये लिख सकते हो। ओके, जब पाई बॉन्ड फॉर्म होता है मेटल कार्बोनिल में, वो बैक बॉन्डिंग के थ्रू होता है। तुम ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो और ये बता सकते हो सिमेट्री सेम होता है, एनर्जी भी रिलेटिवली सेम होता है, क्योंकि मेटल का मेटल का डी ऑर्बिटल ऊपर होगा, ओके, और लूमो का एनर्जी भी ज्यादा होगा, तो ऑलमोस्ट एनर्जी भी सेम हो जाते हैं। और मेन रीजन इज सिमेट्री। ओके, तो ये देखो, तुमको बस दिखा रहा हूं, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया एम्प्टी और डी और पी ऑर्बिटल लेके, और यहाँ पे फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं फॉर सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड के लिए क्या हो रहा है, ये सीओ का एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। एक्चुअली यहाँ पे सीओ में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखाना चाहिए और ओ में कम दिखाना चाहिए, ओके, टू बी एक्यूरेट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, मेटल से, देखो यहाँ पे मेटल में भी इलेक्ट्रॉन है, मेटल से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, राइट, मेटल से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो ये हो गया पाई बैक बॉन्डिंग। किससे कहाँ पे जाता है, फील्ड डी ऑर्बिटल से एम्प्टी पाई स्टार ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन जाता है। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पे अगर मैं इसका एमओ ड्रॉ करूं, किसका एमओ, मेटल कार्बोनिल का मैं एमओ ड्रॉ कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं ड्रॉ कर रहा हूं। तो क्या होगा, ये मेरा कार्बोनिल 2 है, ये सिग्मा और ये पाई स्टार ऑर्बिटल, ओके, और ये है हमारा फील्ड डी, और ये है हमारा वैकेंट डी। तो सिग्मा हमारा फील्ड, यहाँ पे देखो फील्ड है, फील्ड सिग्मा ऑर्बिटल से एम्प्टी वैकेंट में जाएगा जो ब्लू लाइन है, और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और हमारा फील्ड डी ऑर्बिटल से पाई स्टार को जाएगा जो कि एम्प्टी है, यहाँ पे फील्ड है, यहाँ पे एम्प्टी है, यहाँ पे जा ही नहीं सकता, राइट, बिकॉज ये फील्ड है। आएगा कैसे, जा कहाँ पे पाएगा, पाई स्टार में। क्यों जाएगा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, वन मोर रीजन इज देयर, वेरी इंपॉर्टेंट रीजन पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे जब जाएगा तो ये बैक बॉन्डिंग बना सकता है, तो ये बनेगा हमारा पाई बॉन्ड, रेड लाइन। ओके, अब हम जाते हैं, ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट कम्स मेनी टाइम, इट हैज कम इन एग्जाम, कि कार्बोनिल लिगेंड पाई एसिड कैसे होता है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत बार है कि कार्बोनिल लिगेंड, व्हाई कार्बोनिल लिगेंड इज पाई एसिड। ओके, तो पहला बात है, ये एसिड क्यों बोल रहे हैं हम ल्यूइस सेंस में एसिड बोल रहे हैं, ये ल्यूइस एसिड है। ओके, तो ल्यूइस एसिड हम किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसे हम एसिड बोलते हैं। और यहाँ पे क्योंकि पाई स्टार ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो हम कहते हैं ल्यूइस एसिड और पाई एसिड, क्योंकि वो पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो हम इसे याद कैसे रखेंगे, वेरी सिंपल, LATE। LAT का मतलब कैसे याद रखोगे, ल्यूइस एसिड, ल्यूइस, A फॉर एसिड, T फॉर टेक्स इलेक्ट्रॉन, लेट। ओके, लेट तुम याद रखो, लेट मतलब ल्यूइस एसिड टेक्स इलेक्ट्रॉन। तो ल्यूइस एसिड इलेक्ट्रॉन लेता है, और यहाँ पे सीओ क्या कर रहा है, सीओ अपने पाई स्टार ऑर्बिटल में, सीओ अपने पाई स्टार ऑर्बिटल में मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, राइट, क्योंकि मेटल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए हम इसे कहते हैं पाई एसिड, और इसे हम कहते हैं ल्यूइस एसिड। ओके, क्योंकि पाई बॉन्ड से ले रहा है इसलिए हमें पाई एसिड कहते हैं। ओके, ये समझ में आ गया, ये तुम लिख सकते हो, मैं पॉइंट वाइज यहाँ पे लिखा हूँ, तुम ये लिख सकते हो इजिली। मैं तुमको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि इसका कैनोनिकल फॉर्म कैसे होता है, पाई एसिड जो लेता है इसका कैनोनिकल फॉर्म कैसे होता है, तुम ये ड्रॉ लिख सकते हो तुम्हारे एग्जाम में, इसलिए। तो MC ट्रिपल बॉन्ड O, ये हो गया एक, और यहाँ पे क्या होगा, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट, मेटल का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे जाएगा, तो इसका कैनोनिकल फॉर्म हो जाएगा M डबल बॉन्ड CO माइनस। तो इसमें हमको पता क्या चला कि बिकॉज ऑफ दिस पाई बैक बॉन्डिंग, बिकॉज ऑफ दिस पाई बैक बॉन्डिंग, M और C का बॉन्ड एक पार्शियल डबल बॉन्ड भी इसको मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, ये M एंड C बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, इज बिकमिंग स्ट्रॉन्गर बिकॉज ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग।
तो पाई बैक बॉन्डिंग में तुम ये भी लिख सकते हो कि बिकॉज ऑफ पाई बैक बॉन्डिंग मेटल कार्बन बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर बिकॉज इट गेट्स ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और तुम ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म ड्रॉ कर सकते हो। ओके, गुड। नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट, व्हाट इज सिनर्जिक इफेक्ट? ओके, this is also a very important question. What is synergic effect and how it is important? Okay, application of this. तो सिनर्जिक इफेक्ट क्या होता है? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बस समझने के लिए कोशिश करो। मेरे पास क्या है? मेटल है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ तुमको। पहले मेरे पास मेटल है और मेरे पास सी ट्रिपल बॉन्ड कार्बोनिल ग्रुप है। ओके, तो पहले क्या हुआ, कार्बोनिल से मेटल के पास मैं इलेक्ट्रॉन दिया। कहाँ पे दिया? इसका वैकेंट पी और डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन दिया। तो क्या होगा, जब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दिया मेटल को, तो मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, राइट, क्योंकि कार्बोनिल से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो जब मेटल का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, तो अब क्या करेगा, मेरे पास मेटल के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जो ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है, इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो बैक बॉन्डिंग कर रहा है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो बैक बॉन्डिंग बढ़ जाएगा। ओके, तो अब क्या होगा, अगर बैक बॉन्डिंग बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन में बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन में बढ़ जाएगा तो अगेन ये सिग्मा बॉन्डिंग ज़्यादा करेगा, समझे? तो ये एक साइकिल होता है। ओके, दोनों बॉन्ड एट ए टाइम हुई होता है, एक के बाद एक नहीं होता। पर क्या हो रहा है, दोनों बॉन्ड अपने दूसरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं, स्ट्रॉन्गर बना रहे हैं। कैसे? पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया तो पाई बैक बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगा। अगर पाई बॉन्डिंग ज्यादा हो गया तो कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा। अगर कार्बन के ऊपर डेंसिटी बढ़ गया तो सिग्मा बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये हम कहते हैं द इफेक्ट ऑफ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रेंथन्स द पाई बॉन्ड फॉर्मेशन एंड वाइस वर्सा। तो अगर जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो पाई बॉन्ड को स्ट्रेंथ कर रहा है, और जो पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है वो सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रेंथ कर रहा है, स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ओके, ये होता है सिनर्जिक इफेक्ट। तो तुम इसे ये पॉइंट्स लिख सकते हो और ये डायग्राम ड्रॉ करके इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, लेट मी गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, वी कम टू द लास्ट पॉइंट, आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कार्बोनिल। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है। अगर तुमको आईआर पता है तो आई टेल यू हाउ, व्हाट इज द थिंग। सो द फर्स्ट थिंग यू शुड नो इज क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं यहाँ पे। ओके, एमसीक्यू आ सकते हैं कि पूरा 5 मार्क का क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसे भी मार्क का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा गया कि द मेटल कार्बोनिल हैज अ पीक अराउंड 1780 पर सेंटीमीटर, और मेटल कार्बन का बॉन्ड टाइप कैसा है। ओके, बॉन्ड टाइप का मतलब क्या है? मैं तुमको बोला था कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हमको ये पता नहीं चलता है कि कार्बोनिल ब्रिज्ड है कि टर्मिनल है। ओके, कैसे बॉन्डिंग है हमको पता नहीं चलता। मैं तुमको तब बताया था क्या होता है ब्रिज है टर्मिनल। तो यहाँ पे हम पता कर सकते हैं कि ब्रिज है कि टर्मिनल है फ्रॉम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, बिफोर बिफोर सॉल्विंग दैट मैं तुमको ये बताता हूँ कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है, ड्यू टू सिनर्जिक इफेक्ट और ड्यू टू हमारा पाई बैक बॉन्डिंग। तो हमारे पास मेटल है और हमारे पास सीओ है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या क्या लिख रहा हूँ, कार्बन से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है सिग्मा बॉन्ड से, और किस में आ रहा है, मतलब जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें से आ रहा है, राइट। नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है। अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को ये दे दिया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम जाएगा, घट जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे घट गया तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, राइट। बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, करेक्ट। ये बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि आधा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को आ रहा है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे घट गया तो ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा बॉन्ड के लिए, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा क्योंकि बॉन्ड वीक हो जाएगा। बॉन्ड वीक हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। ओके, दिस इज वन रीजन बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ गया। ओके, सेकेंड रीजन क्या है, ये जो पाई बैक बॉन्डिंग कर रहा है, पाई बॉन्डिंग कहाँ पे जा रहा है, पाई बैक बॉन्डिंग जा रहा है पाई स्टार ऑर्बिटल में। ओके, ये होता है पाई स्टार ऑर्बिटल। पाई स्टार ऑर्बिटल क्या है, पाई स्टार ऑर्बिटल है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट।
इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, मेटल से पाई स्टार को जा रहा है, पाई बॉन्ड जब फॉर्मेशन हो रहा है। और पाई स्टार क्या है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में क्या होगा, यहाँ पे भी तुम ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग सॉरी माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। ओके, तो अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। अगर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे ये टर्म्स बढ़ जाएगा। अगर ये टर्म बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर भी घटेगा। तो एट द एंड बिकॉज ऑफ सिग्मा एंड पाई, बिकॉज ऑफ बोथ ऑफ दिस, हो क्या रहा है, एम और सी के बीच में बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, बॉन्ड strengthens due to synergic effect and also because of this reason. Okay, I told you. पर CO के बीच में बॉन्ड lengthens, बॉन्ड weakens, वीक हो जाता है, बॉन्ड weakens. ओके, क्यों बॉन्ड वीक होता है, दो रीजन में बताया। क्योंकि एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आता है CO के, अगर एंटी बॉन्डिंग में ऑर्बिटल में आता है तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला आता है बॉन्ड इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2। अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है तो बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है। ओके, दैट इज वन रीजन। सेकंड रीजन इज कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल को जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे घट रहा है तो वो CO बॉन्ड के लिए कम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो अगर कम इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट किया तो CO बॉन्ड लेंथन, CO बॉन्ड लंबा हो जाएगा। ओके, वीक हो जाएगा। तो ये दो रीजन है। तो ये स्ट्रांग हो रहा है और ये वीक हो रहा है। तो इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ ऑफ सिनर्जिक इफेक्ट पूछते हैं, तो ये यहाँ पे हम प्रूफ ऑफ सिनर्जिक इफेक्ट बता सकते हैं। ओके, प्रूफ ऑफ सिनर्जिक इफेक्ट यहाँ पे बता सकते हैं कैसे। अगर यहाँ पे पाई बैक बॉन्डिंग कुछ नहीं होता, ओके, तो पहले हम देखते हैं फ्री CO मतलब फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड जो एयर में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है, उसका अगर हम IR फ्रीक्वेंसी ले तो निकलता है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। ये याद रख लो। ओके, 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, पर जब हम एक मेटल कार्बोनिल में इसका IR लेते हैं, मेटल कार्बोनिल का IR लेते हैं, तो हम IR इसका देख रहे हैं। ओके, इस CO बॉन्ड का IR देख रहे हैं। तो यहाँ पे मेटल कार्बोनिल में इसका IR निकलता है अराउंड 2125 टू 1850 सेंटीमीटर। तो हो क्या रहा है, जब फ्री था तो इसका 2143 था, जब बाइंड हो गया तो इसका घट गया 2143 से 2125 और 1850 घट गया। राइट, क्यों घटा, क्योंकि IR फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। अगर बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है, बॉन्ड वीक हो जाता है, तो फ्रीक्वेंसी भी तो फ्रीक्वेंसी भी घट जाता है। करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, IR फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड वीक हो गया। ये बॉन्ड वीक क्यों होगा, बिकॉज अब हम रीजन निकालेंगे, क्योंकि शायद मेटल के साथ ये बैक बॉन्डिंग कर रहा है। अगर बैक बॉन्डिंग करेगा पाई स्टार ऑर्बिटल में तो इसका बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा। ओके, तो ऐसे हम रीजनिंग निकालते हैं। तो ये हम यूज कर सकते हैं हम सिनर्जिक इफेक्ट के प्रूफ में भी। ओके, क्योंकि अगर MCO का बॉन्ड घट रहा है, इस CO का CO MCO में लिखा हूं यहाँ पे CO। ओके, CO बॉन्ड MCO में CO का फ्रीक्वेंसी अगर ये घट रहा है, इसका मतलब ये है कि C एंड M का बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है। ऑल राइट, तो ये पता चल गया। अगेन ये CO जो मैं लिखा 2125 टू 1850, ये होता है अगर हमारा CO टर्मिनल अटैच्ड है। ओके, टर्मिनल CO है तो 2125 1850 होता है। अगर हमारा ये होता है ब्रिज्ड, अगर ब्रिज्ड CO होता है तो हमारा जो निकलता है वो हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा ब्रिज्ड CO के लिए 1850 टू 1700। ओके, दिस अगेन फॉर अगर दो मेटल के साथ जुड़ा है। ओके, अगर ईटा 2 है, अगर दो मेटल के साथ जुड़ा है तो 1850 टू 1700 सेंटीमीटर इनवर्स। अगर तीन मेटल से ब्रिज्ड किया हुआ है तो म्यू बन जाएगा हमारा 1730 से 1620 सेंटीमीटर।
इसमें से कोई भी आ सकता है। ओके, तो अगर अभी हमारा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, द मेटल कार्बोनिल का पीक कितना है, 1780 है, और हमको पूछा है कि मेटल कार्बोनिल बॉन्ड किस टाइप का है। तो अब हमको ये रेंजेस अगर हमको याद है तो हम बोल सकते हैं कि 1780, 1700 और 1815 के बीच में आ रहा है, और ये होता है ईटा 2 ब्रिस्ट। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेटल कार्बोनिल ईटा 2 ब्रिज्ड टाइप का बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ओके, तो हम इस क्वेश्चन को आईआर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ हमारे पूरा सिलेबस जो है, तुम्हारा जो पूरा जो सिलेबस है कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गया, सब कॉन्सेप्चुअली सब कंप्लीट हो चुका है। मैं तुमको अभी जीजस सॉल्ट, मिथाइल अल्काइल और फेरोसिन जो तुम्हारे सिलेबस में है, मैं यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये दे आर इंडिपेंडेंट टॉपिक। यहाँ पे आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा बना के, तो तुम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। मैं इसको बस एग्जाम में कैसे लिखना है, ओके, और तुम्हारे सिलेबस में जो जो थिंग्स है उसे हम कैसे करना है, वो मैं यहाँ पे लिख के तुमको यहाँ पे तुमको बता के दूंगा। छोटा छोटा वीडियो होगा, तुम वो देख सकते हो। और यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स है, मैं इस वीडियो को और लेंथी बनाना नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पे मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो होपफुली दिस वीडियो तुमको कुछ मदद किया होगा, और अगर तुम कुछ सीख पाए इस वीडियो से, आई रियली अप्रिशिएट इफ यू सब्सक्राइब टू द चैनल। Please share with your friends this video so that it help them in the exam. And if you like the video, please like and comment down if you have any doubt, and please give me any feedback if you have how to make further videos. और अगर तुम कोई पर्टिकुलर टॉपिक में मुझे वीडियो बनाना चाहते हो, मैं वीडियो बनाऊं, तो भी तुम मुझे बता सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।